हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दिया था और जिन लोगों के सही आंसर हैं उनके नाम हैं दलीप कुमार, आरती राय एंड वेदी शर्मा। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछी गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और हमें एक यहाँ पर फिगर गिवन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम जीरो के इक्वल्स में पुट कर देते हैं, तो उससे हमारी निकल के आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है GS अपॉन में 1 प्लस HS GS। अब यहाँ पर आप सभी को जानना होगा कि GS और HS क्या चीज़ है। HS यहाँ पर फीडबैक पाथ है, जो यहाँ पर HS की वैल्यू गिवन है 1। GS यहाँ पर इन दोनों का कैस्केडेड फॉर्म में निकला हुआ फॉर्मूला है। तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम यहाँ पर GS के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी कैस्केडेड फॉर्म में हमें गिवन हो तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर GS का फॉर्मूला बन जाएगा K(s+1) S+3 अपॉन में S(s+2) और HS की वैल्यू 1 यहाँ पर गिवन ही है। तो अब सिंपली हमें क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पर निकालना है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पर GS की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी K(s1) S+3 अपॉन में S(s+2) अपॉन में आएगा 1 प्लस GS और HS की वैल्यू यहाँ पर 1 गिवन है, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? GS का। और GS की वैल्यू हमें यहाँ पर दोबारा लिखनी पड़ेगी K(s+1) S+3 अपॉन में S(s+2). अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आया है ये निकल के, इसका डिनोमिनेटर को हमें जीरो के इक्वल्स में पुट करना है। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल्स पुट करेंगे, यानी कि ये वाले पार्ट को हमें जीरो के इक्वल्स पुट करना है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ए। जब आप इसको इससे मैच करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि डैम्पिंग रेशियो निकालना है हमें क्लोज लूप पोल्स के लिए। बट जो फिगर के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब जब भी हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर और फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे जब हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना हो। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा हो तो उसे OLTF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें CLTF यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन हो और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमें निकालना हो, तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा कि न्यूमरेटर को ऐसे कैसे लिखना है और डिनोमिनेटर में से हमें न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो अभी इस केस में तो हमें OLTF गिवन है, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, और हमें निकालना है CLTF यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 को तो हम ऐसे की ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो है S+2 उसमें हम यहाँ पर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे यानी कि 4। अब ये यहाँ पर बन गया है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकल कर आता है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के अंदर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकल कर आता है, उसे हम लिख सकते हैं Ωn² अपॉन में S² प्लस 2 ज़ीटा Ωn(s) प्लस Ωn²। अब आप जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप निकाल पाएंगे डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू। तो डैम्पिंग रेशियो जो यहाँ पर होता है वो होता है ज़ीटा। तो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा Ωn² की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन होगी 4, तो Ωn की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2। इस इक्वेशन को जब हम आगे लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 अपॉन में S² प्लस 2S प्लस 4। तो यहाँ पर 2 ज़ीटा Ωn की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? यहाँ पर 2 ज़ीटा Ωn की वैल्यू निकल कर आएगी
2 और ओमेगा एन की वैल्यू जैसे कि अभी अपने निकाली है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ज़ीटा बराबर 2। तो यहाँ से 2 से 2 तो यहाँ पर कट जाएगा और ये 2 जब इस साइड जाएगा तो ज़ीटा की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/2 यानी कि 0.5। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इस इक्वेशन के थ्रू आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और इसी टाइप से मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही इंकरेजमेंट मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेपर मोटर को लेकर इनमें से कौन सी एप्लीकेशन करेक्ट होगी। तो स्टेपर मोटर जैसा कि आप सभी को पता है कि इनपुट पल्स देने पर ये स्टेप्स के अंदर मूव करती है और ये यूज़ की जाती है एक्सपर्ट प्लॉटर के अंदर भी, प्रिंटर्स के अंदर भी और न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन इक्विपमेंट के अंदर भी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है और फिगर के अंदर हमें x6 की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले तौर पर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो निकल के आएगी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें x6 की वैल्यू निकालनी है। तो ये d और e ये दोनों गेन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अब इसकी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होगा x4 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट किन दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ होता है। तो जो इसकी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो तो हम लेते हैं लॉग स्केल पर, कि जो इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है वो लिया जाता है डीबी पर। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, डीबी मैग्नीट्यूड एंड लॉग ओमेगा। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आने वाले जेईई एग्ज़ाम्स के अंदर कंट्रोल सिस्टम का वेटेज अच्छा खासा हो सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कराने की कोशिश भी की है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें राउथ एरे का फर्स्ट कॉलम यहाँ पर गिवन है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जितनी बार फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंज होगा उतने ही उसके रूट्स RHS में लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल रूट्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि 5 होंगे, क्योंकि s की पावर 5 है। अब यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो 2 बार साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है तो यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे RHS में। तो बचे कितने, 3 रूट्स होंगे LHS में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक्सपोनेंशियली किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर के केस में जो टाइम कांस्टेंट निकल कर आता है वो बराबर होता है 1 में ज़ीटा ओमेगा एन के, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी और डैम्पिंग फैक्टर के ऊपर भी। ये यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिए गए क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेपर मोटर को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेपर मोटर होती है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर हम जब इनपुट पल्सेस देते हैं तो ये स्टेप्स में वर्किंग करती है, स्टेप्स में मूव करती है। इसकी स्पीड तो हाई नहीं होती, हाई स्पीड तो इसकी नहीं होती, पर होल्डिंग टॉर्क होता है, होल्डिंग टॉर्क इसका ज़्यादा होता है। और इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसे हम रोबोटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव्स के अंदर यूज़ होता है, एंटीनास के अंदर भी इसका यूज़ आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि नॉइज़ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, बैंडविड्थ को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो नॉइज़ प्रोपोर्शनल चलती है बैंडविड्थ के, यानी कि जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी ही नॉइज़ पावर भी बढ़ेगी। तो अगर हम नॉइज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उस केस में हमारी बैंडविड्थ लार्ज नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा बी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि राउथ हर्विट्ज़ के थ्रू जब हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर हमारे ये न्यूमेरल्स आते हैं तो इस केस के अंदर जो रूट्स निकल के आएंगे
उन्हें लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेबिलिटी को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी सिस्टम स्टेबल होगा तो उस केस में जो भी उसके पोल और जीरोज़ होंगे वो लेफ़्ट हाफ ऑफ द प्लेन में लाई करने चाहिए। अगर एक भी रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर एक भी रूट RHS में आ जाता है तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। और हर्विट्ज़ के अंदर जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स RHS के अंदर लाई करेंगे। मैं यहाँ पर गिवन है 3, 5, -3/4, 1/2 और 2। यहाँ पर एक बार ये साइन चेंज हुआ और दूसरी बार यहाँ पर साइन चेंज हुआ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही रूट्स RHS में जाएंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ है 2 बार, तो इसके रूट्स RHS में होंगे 2, और जब भी RHS में होंगे तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इसे लेकर यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा C, 2 रूट्स इन राइट हाफ ऑफ S प्लेन। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, यहाँ से आप बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक सिस्टम के अंदर 2 पोल्स हैं नेगेटिव रियल एक्सिस के अंदर और 1 पेयर ऑफ पोल है j ओमेगा एक्सिस पर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव साइड में हमारे 2 पोल्स हैं और 1 पेयर ऑफ पोल लाई कर रहा है j ओमेगा एक्सिस पर। जब भी j ओमेगा एक्सिस पर पोल्स आएंगे तो उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम हो जाएगा वो हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल, लिमिटेडली स्टेबल भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा C। जब भी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा तो उस केस में हमारा सिस्टम ऑसिलेट करने लग जाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में देखने को मिलता है तो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम के अंदर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है 2s + 1/s²। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब भी हमें OLTF गिवन हो और हमें CLTF यहाँ पर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखना होता है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पर दोबारा करनी है। तो न्यूमरेटर को हम लिख देंगे 2s + 1 और नीचे दिए गए डिनोमिनेटर यानी कि s² में हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। हमारा सही आंसर होगा वो होगा B। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये एक ईजी ट्रिक है जब हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन हो तो उससे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने की। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेलोस किस चीज़ को कन्वर्ट करता है। तो बेलोस से हम मेज़र करते हैं प्रेशर को, और जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है बेलोस। अब इसके अंदर जैसे ही प्रेशर बेलोस के अंदर इंक्रीज़ होता है तो इसके अंदर जो लगी हुई डिस्क्स होती हैं उनकी साइज़ बढ़ जाती है, बेलोस की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये प्रेशर डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कुछ सिस्टम्स के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू गिवन है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम उसके अंदर यूनिटी फीडबैक को अप्लाई करते हैं तो उसके सेटलिंग टाइम को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है जब हम उसे यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के अंदर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आता है n² + 2 zeta ωnS + ωn²। अब यहाँ पर हमें OLTF की वैल्यू गिवन है तो CLTF की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36/s² + 3.6s + 36। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100/s² + 5s + 100, और इस थर्ड को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6.25/s² + 4s + 6.25। अब हम जब इस इक्वेशन को इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें ज़ीटा की कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी। जब हम यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स देते हैं
उस केस में जो सेटलिंग टाइम निकल कर आता है वो होता है 1/में ज़ीटा ओमेगा एन के बराबर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, ज़ीटा ओमेगा एन की। जब हम इस इक्वेशन को इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन के अंदर ज़ीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकल कर आएगी 1.8, क्योंकि 2 से डिवाइडेड हो जाएगी ना इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे। और सेकंड केस के अंदर निकल कर आएगी यहाँ पर 2.5 और थर्ड केस के अंदर निकल कर आएगी 2। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको लगाना है। तो अब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका सेटलिंग टाइम सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसका सेटलिंग टाइम सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा थर्ड का और उससे ज़्यादा होगा फर्स्ट का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 231। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है तो पिछले क्वेश्चंस को आप दोबारा एक बार रिपीट करके देखिए, उसके अंदर मैंने समझाया है इस चीज़ को। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू और हमसे यहाँ पर पूछी गई है यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स की वैल्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रांसफ़र फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो जब हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना होगा तो हम यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन का। जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन का यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो हमें इसे यहाँ पर आगे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू को लिखेंगे 1/1 + st। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में, यानी कि हमें s के कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/t, क्योंकि नीचे से जब हम t कॉमन लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और नीचे हम यहाँ पर लिख सकते हैं s + 1/t। अब इस चीज़ का हमें यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स लेना। जब हम इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 1/t s + 1/t। और जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 1/, में अगर s + a गिवन है और इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है तो ये हो जाता है e⁻⁻at। तो यहाँ पर सेम टू सेम हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो 1/t तो यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा और s + 1/t की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे e⁻⁻t। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू हमें इसके अंदर बतानी है, यानी कि E0s और EIS की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इस फिगर के अंदर अज्यूम करना पड़ेगा, मान लीजिए करंट जा रहा है IS। अब यहाँ से निकालना इसके लिए अंदर आसान हो जाएगा। तो पर E0s की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि Z2 के अंदर कौन सा करंट जा रहा है, वो जा रहा है IS। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा IS × Z2s। वहीं EIS निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस यहाँ पर निकल के आएगा Z1s और Z2s। तो यहाँ पर हम लिखेंगे IS × Z1s + Z2s। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो IS से IS यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी Z2s में Z1s + Z2s। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RACB JEE एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि लैग कंपनसेटर को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी तरह आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।